कल और आज कविता में कवि ने ग्रीष्म के घोर तपन भरे परिवेश के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु में किसानों के चेहरे उदास थे, तो वर्षा ऋतु के आने पर उनके चेहरे खिल उठे तथा प्रकृति में नयापन दिखाई देने लगा। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला प्रश्न है, ग्रीष्म की धूल में कौन नहाते थे? तो उत्तर है गौरैया। दूसरा प्रश्न है, नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में रचना कर्म करते थे? तो उत्तर है मैथिली। तीसरा प्रश्न है, उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन हुआ है? तो उत्तर है उषा की लाली कविता में सूर्योदय के समय का वर्णन हुआ है। चौथा प्रश्न है कि खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी? तो उत्तर है ग्रीष्म ऋतु के प्रखर ताप से खेतों की मिट्टी पथराई हुई थी, अर्थात एकदम शुष्क और कठोर हो गई थी। पांचवा प्रश्न है कि कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया है? तो उत्तर है ग्रीष्म काल की लू, धूल एवं आंधी की चलने से कवि ने आसमान को बदरंग बताया है। छठा प्रश्न है कि उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था? तो इसका उत्तर है कि इस कविता के अनुसार उषा काल की प्राकृतिक सुंदरता कहीं आंखों से ओझल न हो जाए, कवि को इसी बात का डर लग रहा था। इसीलिए वह अपलक टकटकी लगाकर उस सौंदर्य को अपनी आंखों में समेट लेना चाहता था। अगला प्रश्न है कि कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है? तो उत्तर है कि इस कविता में बर्फीले शिखरों वाले हिमालय को हिमगिरी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आए? तो उत्तर है कि वर्षा ऋतु के आने से आकाश में उमड़ घुमड़ कर बादल छा गए, धरती पर अंकुर आ गए तथा सूखी धरती हरी भरी हो गई। मेंढक धरती से बाहर आकर टर्राने लगे, झींगरों की आवाज़ चारों दिशाओं में गूंजने लगी, मोर खुशी से नाचने लगे और कोयलें कूकने लगी। कल तक जो प्राणी गर्मी तथा लू से व्याकुल हो रहे थे, वे आज वर्षा होने पर खुशी से झूम उठे। अगला प्रश्न है, उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य लिखिए। तो उत्तर है कि उषा की लाली कविता में तत्सम शब्दों का भावानुरूप प्रयोग किया गया है। कवि ने प्रातःकालीन सूर्योदय की तुलना शिशु से की है। उषा की लाली से हिमालय के शिखरों को स्वर्णिम आभा वाला बताया है। अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसका शिल्प सौंदर्य अत्यंत सुंदर है। अगला प्रश्न है कि कल और आज कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है कि कल और आज कविता में कवि ने अपने प्रकृति प्रेम का परिचय दिया है। ग्रीष्म ऋतु की झुलसा देने वाले गर्मी के पश्चात सजल एवं शीतल वर्षा ऋतु के आगमन से होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन का चित्रण किया गया है। कवि ने दो ऋतुओं के माध्यम से जीवन के दो पक्षों को प्रस्तुत किया है। एक तरफ गर्मी की मार से व्याकुल होकर प्रकृति को कोसते किसान, बेचैन पक्षियों का धूल में नहाना, खेतों की पथराई मिट्टी, गर्मी की प्रकोप से धरती में छिपे मेंढक और उदास बदरंग आसमान, ये सभी दृश्य समाज के संकटग्रस्त जनजीवन के प्रतीक हैं। वहीं दूसरी ओर कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रसन्न जनजीवन का वर्णन किया है। आसमान से शीतल बूंदों का बरसना,
बादलों के तंबू आकाश में तन जाना, झींगरों की शहनाई, मेंढकों का धरती से बाहर आना, भंवरों का गुंजन आदि प्रकृति के इस परिवर्तन की बयार ने ग्रीष्म के कुशासन का अंत कर दिया है। अगला प्रश्न है, आप भी अपने जीवन में प्रकृति के अनुपम दृश्यों को देखते होंगे। किन दृश्यों को देखकर आपका हृदय कवि की तरह प्रफुल्लित हो उठता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है कि प्रकृति और मनुष्य का सदा से अटूट संबंध रहा है। प्रकृति के मनोहारी दृश्यों ने सदा मानव मन को आकर्षित किया है। मुझे भी प्रकृति के बीच रहना बड़ा अच्छा लगता है। नगर में रहते हुए प्रकृति के सुंदर स्वरूप के दर्शन के अवसर कम ही देखने को मिलते हैं। फिर भी जब कभी ऐसा अवसर आता है तो मैं उनका पूरा आनंद लेने का प्रयास करती हूँ। पिछली गर्मियों में मुझे हरिद्वार जाने का अवसर मिला। वहाँ गंगा की शीतल और गंभीर धारा को देखकर मैं कुछ समय के लिए अपने आप को भूल गई। प्रकृति का विराट स्वरूप, वन, उपवन आदि दृश्यों ने मन को मोह लिया। मैं अपलक उन दृश्यों को निहारती रही। तो ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।